ठीक से निकाल सकें, उसके लिए कौन से मेथड आपको पूरी तरह से प्रयोग करना चाहिए, ये एक अभ्यास पत्रक के रूप में आपको सब्जेक्ट मतलब प्रॉपर एक एक टॉपिक पर करना है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक रहेगा एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के निर्धारण में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा, आप देख सकते हैं, मैरिज, विवाह के संदर्भ में, विवाह होगा नहीं होगा, कब होगा, डिले होगा, जल्दी होगा, ये सारी बात। ऐसे ही शिक्षा वाले में भी। तीसरा टॉपिक हमारा होगा प्रोगनी, मैंने चिल्ड्रन, संतान के संदर्भ में, संतान होगी नहीं होगी, कैसी होगी, अच्छी होगी, दत्तक होगी, गोद होगी, और कितने प्रकार की संतानें होती है, ये सारी चर्चा इसमें होगी। चौथा टॉपिक होगा हमारा फॉरेन ट्रेवल्स, यानी विदेश यात्रा। हमारी जातक की कुंडली में विदेश यात्रा के योग या घर से दूर रहने के योग है क्या, और वो विदेश यात्रा क्यों होगी, किस संदर्भ में होगी, कब होगी, इससे संदर्भित कौन से ग्रह हैं, कौन से हमारे भाव हैं, किस प्रकार से हम उसको निकालें। पांचवा टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी, यानी हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी जमीन हो, अच्छा मकान हो, तो उसका मतलब उसके पास जमीन होगी या मकान होगा, और मकान कैसा होगा, जमीन अच्छी होगी कि विवादित होगी, मकान सुंदर होगा, कैसे ऊबड़ खाबड़ होगा, ये सारी चीज़ें, और होगा भी कि नहीं होगा। और अगर मकान है, पैतृक मकान है, मिल नहीं रहा है, उसमें रहता है लेकिन उसे आखिरी तक उसके नाम नहीं, बहुत सारी ऐसी संभावना है, और लोग पूछते रहते हैं, मुकदमा चल रहा है, कहीं कुछ है। तो हम प्रॉपर्टी के संदर्भ में भी, इसके बाद हम करेंगे पॉइंट नंबर 6, फाइल नंबर 6 होगी हमारी, एक तरह से एक एक फाइल है। फाइल नंबर 6 में हम कोबॉर्न्स की बात करेंगे कि ज़्यादातर इसको मैं कहूँगा जुड़वा बच्चों पर बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है, जुड़वा बच्चे होते हैं। और हमारा 7वां जो फाइल होगा, टॉपिक होगा, वो होगा प्रोफेशन एंड रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जहाँ तक का प्रोफेशन क्या होगा या रोजगार क्या होगा, गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट होगा, क्या हो सकता है, इस संदर्भ में अपनी एक फाइल हमारी, ये 7वीं फाइल है। मैं समझता हूँ 7 फाइलों में हमारे जीवन के महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है, जो पूरा विषय है, वो लगभग इसमें आ जाता है। हमने इसमें हेल्थ नहीं लिया है, क्योंकि हेल्थ हमारा ऑलरेडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से पहले से हम जुड़े थे, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है। तो अगर किसी की हेल्थ के संबंध में कोई बात आती है, तो आप पिछला जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, आयु निर्णय है, उसके आधार पर आप हेल्थ का पार्ट उसमें ले सकते हैं। बाकी की जो 7 फाइलें हमारी हैं, इन 7 फाइल्स में हम काम करें। इसके लिए हमारे पास बुक्स भी पहले से उपलब्ध हैं, आपके पास, सबके पास हैं, और सभी बुकों का जो मूल है, जैसे सभी देवताओं का मुख्य जो है वो विष्णु है, ऐसे ही सभी बुक्सों का मुख्य जो है वो बृहत पराशर है। मैं समझता हूँ सभी के पास बृहत पराशर होंगी। इसके अलावा भी आपके पास दूसरी बुक्स सपोर्ट के लिए होनी चाहिए, क्योंकि बृहत पराशर थोड़ा सा श्लोकबद्ध है, कहीं बहुत कठिन है, तो कहीं बहुत सरल है, कहीं उसका अर्थ बहुत छोटा सा दिया है। तो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आपके पास एक बुक और है, एडवांस टेक्निक, यानी कि फलित दर्पण, वो 2 भागों में आपके पास है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य जो सहयोगी पुस्तकें हैं, फलदीपिका है, बृहद जातक है, जातक पारिजात है, सारावली है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जो अभी तक हम लेते आए और आपके पास थे। और भी कुछ विशेष बुक्स होंगी तो मैं बीच बीच में आपको सजेस्ट कर दूंगा, यदि आप लोग लेना चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने अपने अपने शोध किए हैं। जैसे मान लो आज आप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको बहुत अच्छा एक किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छा अभ्यास हो जाए,
और अच्छा अभ्यास होने के बाद आपको लगे कि ये जो मेरा अभ्यास है ये एकदम सटीक भी बैठ रहा है, तो मैं भी एक इसके ऊपर ऐसी बुक्स लिख दूँ जिससे कि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो ऐसी कुछ बुक्स हैं और भी लोगों ने लिखी है, जैसे डॉक्टर वी वी रमन साहब की बुक है हाउ टू जज हॉरोस्कोप, वी वी रमन साहब ने लिखा हुआ है। ऐसे ही फॉरेन ट्रेवल के ऊपर एम एस मेहता की एक बुक है, उसने लिखी हुई है। तो हम उनको भी साइट में, क्योंकि देखिए जितना बुक्स हैं उनके पास लोगों की जो रिसर्च है उसको लगा लगा के भी हमें, क्योंकि पहले वालों ने क्या किया है उसका उदाहरण लेते हुए करना भी पड़ेगा। देखिए उनने जो किया था वो आपके साथ आपके करते समय कितना घटेगा ये हम आपको 100% नहीं कह सकते। क्यों? जिस समय उन्होंने किया था उस समय की आवश्यकताएं क्या थी, उस समय का देश काल पात्र क्या था। आज हम कर रहे हैं तो आज की आवश्यकताएं क्या हैं, आज का देश काल पात्र क्या है, उसके अनुसार ये सारे जितने भी हमारे जो पैरा हैं उनमें बहुत सारे चेंजेस हैं और चेंजेस आएंगे। आपको लगता है कि बृहद पाराशर में तो ऐसा लिखा है, अमुक बुक में ऐसा लिखा है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं रहा। अगर लिखा है पंचम भाव में शुक्र बैठा है तो 7 कन्या जन्म लेंगी, 6 या 7 कन्या का जन्म होगा, लेकिन 6-7 कन्या का जन्म तो हुआ ही नहीं। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज देश काल पात्र बदल गया। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो लोग 1 या 2 संतान ही लेते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई ठीक है भाई, जब तक लड़का नहीं हो जाता तब तक हम प्रयास करते हैं। तो उनके कई बार 5-6 कन्याएं हो जाती हैं। तो क्या हुआ, काल ने उस हमारे जो योग था वो सत्य योग था, ऐसा नहीं है कि वो सत्य नहीं है, आज भी सत्य है वो, लेकिन उसको घटने से काल ने रोक दिया। तो कई बार ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जिसमें व्यक्ति पूछेगा आप बताइए हमारे इसमें संतानें कितनी होंगी, और आपको लग रहा है इसमें 12 संतानें होंगी, 13 संतानें होंगी। जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आपको 16 संतानों का योग है, 12 संतान, क्योंकि आप कहेंगे 12-16 होते, अरे 12-16 नहीं, 1-1 हजार संतानें होती। कौरव के धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, आपको मालूम है। ऐसे बहुत सारे, ऐसे हम आगे की बात करें, पिछले पुराणों की बात करें, सगर के पुत्र थे, सगर के 50,000 पुत्र थे। तो ऐसे बहुत पीछे हम चले जाए तो एक एक व्यक्ति की बहुत बहुत संतानें हो सकती हैं, लेकिन वो काल अलग था। उस समय संतानें ज्यादा हो गई कोई बात नहीं, क्योंकि संसार किस प्रकार का था, जरूरत थी, वही संतान, संसार में लोग थे कम। आज संसार में लोग ज्यादा हो गए हैं, एक व्यक्ति ज्यादा लोगों की नीड्स पूरी नहीं कर सकता है, तो वो सोचता है कि मैं भी सुख से रहूं, मेरी पत्नी भी सुख से रहे, मेरा बच्चा भी सुख से रहे, और इसके लिए मैं उतने पैर फैलाऊं जितनी मेरी चादर है। तो उसके हिसाब से हर व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्थाओं से बना हुआ है, और इसलिए हमारे जो निर्णय हैं, जो हमारी पढ़ने की जो दृष्टिकोण रहेगा, उन सूत्रों को लेते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में लगाना पड़ेगा। और इसीलिए इसका नाम एडवांस एंड कंपोजिट टेक्निक कहा गया है। एडवांस मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं, क्योंकि आप में से, हम में से बहुत सारे भाई बंधु हैं जो, जैसे हम हैं, हम 5 भाई बहन हैं, और हमारे पिताजी के जो भाई बहन थे वो करीब 11 लोग थे। तो ऐसे करके अगर मान लो उस समय की बात थी, वहाँ गया उस समय 11 लोगों की कोई बात नहीं थी, 11 को अच्छी बात है, 6 भाई है, 5 बहनें हैं, 7 बहनें हैं, चलता था। बीच में आया दौर, हम 5-6 होने लगे, आप में से भी कई लोग होंगे जो 4-5-6 के आसपास होंगे। और अब हमारे बच्चों का दौर आया, तो जैसे मेरे भी 2 ही बच्चे हैं, या हमारे भाई वगैरह के भी, सबके, आप लोगों के भी 1 या 2 ही बच्चे होंगे। तो इसका मतलब हमारा काल बदल रहा है, तो काल के अंतर्गत हमको बहुत कुछ चीज सीखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पहले वाले टॉपिक में, जो कि हमारा टॉपिक है एजुकेशन। सबसे पहले हमारा पहली फाइल एजुकेशन ही है, इसलिए आपको आज पहली फाइल का निर्माण करना है और उसके ऊपर लिखना है शिक्षा का निर्धारण। इस फाइल का नाम होगा शिक्षा का निर्धारण, और उसकी प्रस्तावना में आज के परिप्रेक्ष्य में आप शिक्षा के बारे में लिखेंगे कि आप शिक्षा के बारे में कैसे, किस प्रकार से आपको फल कर सकते हैं। अगर आप किसी की शिक्षा का निर्धारण करेंगे तो आपके सामने 2-3 चीजें विशेष होंगी, जैसे कि आपको शिक्षा के लिए कौन कौन से भाव देखने चाहिए, या किस प्रकार शिक्षा का निर्धारण करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष मिलेगा। तो कई बार आपसे कहा जाएगा कि विद्या विचार के लिए चौथा भाव देखना चाहिए, कोई बात कहेंगे कि विद्या विचार के लिए पंचम भाव देखना चाहिए। तो आपके सामने दोनों बातें आएंगी। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि विद्या में चतुर्थ लेना है कि पंचम, और चतुर्थ क्यों लेना और पंचम क्यों लेना।
क्योंकि चतुर्थ भाव विद्या का है और पंचम भाव बुद्धि का है। तो विद्या होना एक अलग बात है और बुद्धि होना एक अलग बात। तो विद्या और बुद्धि दोनों का संबंध हमारे जीवन में होता है। विद्या होता है संस्कार और बुद्धि होती है विवेक, और इसीलिए हमें ज्यादातर जो शिक्षा के निर्धारण में भाव लेना है वो पंचम भाव लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि एजुकेशन क्या होगी, उसको वो हायर एजुकेशन में जाएगा, बीए करेगा, एमए करेगा, एमएससी करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। इसके लिए आपको पंचम भाव लेना। आप फोर्थ भाव से वो बात नहीं कर सकते, आप सेकंड से वो बात नहीं कर सकते। हालांकि आपको सेकंड हाउस लेना है, आपको फोर्थ भी लेना है, आपको फिफ्थ भी लेना है, नाइन्थ भी लेना है, नाइन्थ हायर एजुकेशन में लेना है, लेकिन आपको महत्वपूर्ण रूप से पंचम भाव को लेना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि विवेक की बात करेगा। और जब आप किसी के पढ़ाई के संदर्भ में बात करेंगे, उसके पास अगर बुद्धि विवेक होगा तो वो अपनी अच्छी शिक्षा को आगे ले जा सकता है। और अगर उसके पास बुद्धि विवेक नहीं होगा तो वो केवल विद्या ले सकता है। विद्या का मतलब होता है जैसे किसी एक बच्चे से कह दिया कि तुम एक काम करो, कोई जैसे आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कुमार का बच्चा है और वो चाक पे घड़े बनाता है, उसके पिताजी बना रहे हैं, उसने देखा, देखते देखते उसने भी बनाना सीख लिया। तो क्या हुआ, ये विद्या हो गई। ये विद्या माने उसने वहां देखी, वहां से देख देख के सीख गया उसमें। और उससे पूछा गया कि भाई इसकी टेक्निक क्या है, तो उसने कहा कुछ नहीं, पापा ऐसे चक्का घुमाते थे, मैं उसमें से हाथ लगा लगा के वो बनाते थे। तो उसने उसकी टेक्निक भी सीखी कि कितने बाई कितने का क्यों है, ये छोटा ऐसा क्यों है, बड़ा क्यों है, और किस प्रकार से इसके अंदर तो है ना उसने। और जब वो किसी कारण जितना उन्होंने सिखाया था उतना ही कर पाता है। अगर उससे कहो कि अब तुम ये डगुले बनाते हो, कुल्लड़ बनाते हो, इसकी बजाय सुराई बना दो, तो वो सुराई नहीं बना पाता। इसका मतलब उसने जितनी विद्या ग्रहण की है उतनी ही विद्या को अपने आगे ले जाता है, और विद्या में बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। जब विद्या में बुद्धि का प्रयोग नहीं करता तो उस विद्या से उसका ह्रास भी हो जाता है, उसका नुकसान भी हो जाता है कई बार। तो ऐसा क्या हुआ, एक गुरु जी के 4 शिष्य, और 4 शिष्यों में से एक शिष्य का पंचम भाव जागृत था और 3 शिष्यों के पंचम भाव जागृत नहीं थे। वो विद्या अध्ययन करते थे गुरुकुल में। अब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, 12 साल हो गई। गुरु जी ने कहा तुम लोगों की विद्या पूर्ण हो गई है, तुम अपने घर को जा सकते हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी विद्या की परीक्षा के लिए एक प्रैक्टिकल लेना चाहता हूँ कि कौन कौन ने विद्या ठीक से ग्रहण की है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जाओ इस जंगल में, वहां से लकड़ियां तोड़ करके लेके आओ। वो लकड़ियां तोड़ने के लिए चारों शिष्य जंगल में चले गए। अब जब चारों शिष्य लकड़ियां तोड़ने जंगल में गए, गुरु जी ने वहां पर एक मरा हुआ शेर छोड़ दिया और उसके इंजर पिंजर वहां पड़े थे, उसकी खाल खुल वहां पड़ी थी और घास घूस भी आसपास पड़ा था। तब उन चारों ने देखा, अरे गुरुजी ने तो हमको बताया है कि कोई अगर मृत जीव मिले तो उसमें जीव कैसे, उसकी मतलब उसको जीवित कैसे करते हैं, ये विद्या हमने सीखी हुई है, क्यों ना हम इस विद्या का प्रयोग इस शेर के ऊपर करें, इसको बनाएं। तो उन्होंने उसका जो ढांचा था उसे खड़ा किया, उसकी खाल को लगा दिया, उसके ऊपर उसके अंदर घास फूस भर करके उसको व्यवस्थित शेर बना दिया। बस उसमें प्राण फूकने की बारी थी, बंद हो गया। अब चारों कहते हैं कि भाई अरे यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब बस इसमें प्राण फूक दो। तो 3 लोग जो थे वो अड़ गए कि नहीं नहीं, इसमें तो प्राण फूकना है और तभी हमारी विद्या पूर्ण होगी। अगर ये हम इसमें प्राण नहीं फूक पाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कुछ सीखा है। लेकिन उनमें से एक और था जिसका पंचम भाव जागृत था। उसने कहा देखो भैया, अपन ने जितना सीखा उतना ठीक है, लेकिन मेरा मत कहता है इसमें प्राण नहीं फूकना चाहिए, इससे हमें खतरा हो सकता है, इससे हमारा नुकसान हो सकता है। बोले नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, तो बैठो यहाँ से, हम करेंगे। उसने कहा चलो भाई, तुम्हें करना है तो कर लो, 2 मिनट रुक जाओ। बोले क्या, मैं को इस पेड़ पर चढ़ जाऊँ। वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद उन तीनों ने उस शेर के अंदर प्राण फूंक दिए। शेर जीवित हो गया और शेर ने उन तीनों को खा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जो विद्या ली थी उस विद्या के अंदर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया कि यदि शेर जीवित हो जाएगा तो ये हमें ही खा जाएगा।
तो कहने का मतलब है चतुर्थ भाव से आपने विद्या अर्जन तो की है, लेकिन जब तक आपके पंचम भाव का आप प्रयोग नहीं करेंगे, या कहीं जैसे अब दूसरा उदाहरण बताता हूँ कि किसी बच्चे को LMC सिखाया गया है, ये गणित के बहुत सारे छोटे छोटे सवाल सिखाए गए हैं, माइनस प्लस सिखा दिया है, लेकिन वो जितने सिखाए थे उतने तो जानता है, उसके अलावा कोई नया उदाहरण उसको दे दिया जाए तो वो उसको नहीं लगा पाता है। इसका मतलब वो चतुर्थ भाव तो उसका ठीक है, यानी वो रट्टू तोता तो है, बात को समझ तो लेता है, लेकिन बात को प्रैक्टिकली दूसरी जगह कैसे करना है तो नहीं कर पाता। इसका मतलब उसका पंचम भाव अच्छा नहीं है, और पंचम भाव अच्छा नहीं है इसका मतलब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा और उसकी शिक्षा के निर्धारण में बहुत सारा समस्याएं आएंगी। तो जब हम बात करेंगे, यद्यपि पंचम भाव के बारे में विस्तार से बात करेंगे, पंचम भाव के बहुत सारे नाम होंगे, जैसे पंचम भाव को बहुत सारी चीजों के लिए देखा जाता है, तो आप वो नाम लिख लीजिए। पंचम भाव को नंबर 1 पुत्र संतान के विषय में पंचम भाव का विचार करना, पुत्र। नंबर 2 प्रतिभा, यानी जातक की प्रतिभा क्या है, प्रतिभा। पंचम भाव को हम एक और चीज कहते हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण हमारे यहाँ केंद्र त्रिकोण सबसे अच्छे होते हैं, तो पंचम भाव त्रिकोण भाव है, ये एक बहुत विशेष बात है। पंचम भाव को धी की संज्ञा दी गई है। धी कहता है कि मतलब योग्यता, कि उसके अंदर विवेक शक्ति कितनी, बुद्धि पंचम भाव से देखेंगे। जातक का प्रभाव ये भी पंचम भाव से देखेंगे। आत्मज, आत्मज माने जैसे आपने लिखा होगा तस्य आत्मज, उसके पुत्र यानी संतान के रूप में आत्मज। मंत्र यानी किसी मंत्र की मंत्र को ग्रहण करने की क्षमता, मंत्र का प्रयोग करने की क्षमता, ये। और तनयवी का है, तनयवी संतान को कहते हैं। विद्या, सुत, इसको एक और नाम दिया है वाक स्थान। वाक स्थान माने वाणी स्थान। आप अपनी वाणी से जब कुछ बोल पाएंगे जब आपने पंचम भाव आपका मजबूत होगा, क्योंकि आपने चतुर्थ भाव से उतना बोल पाएंगे जितना आपने रटा होगा। अगर आपने 2 पेज रटे हैं तो आप 1.5 पेज बोल पाएंगे, लेकिन आपने 1 पेज रटा है और आप 4 पेज बोलते हैं, इसका मतलब आपका पंचम भाव, आपका वाक स्थान अच्छा है, और आप उस सेंटेंस में जो आपको मिला हुआ है उसमें बहुत सारी अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उसे विस्तार से समझा पाते हैं, बोल पाते हैं, लोगों के सामने रख पाते हैं, इसलिए वाक स्थान इसका नाम है। देव, भगवान के संदर्भ में भी देव भाव भी है, ये राज भाव भी है, और सचिव के संदर्भ में सेक्रेटरी के, अगर कोई सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी वाली बात, यानी कि सेक्रेटरी माने मंत्रणा करने वाला, लोगों को इस प्रकार के क्या कहते हैं काउंसलिंग करना। मंत्रणा मतलब जो मंत्री होता है वही राजा की काउंसलिंग करता है, वो राजा को समझाता है, तो आप मंत्री। भविष्य ज्ञान, यानी आपका पंचम भाव जागृत है तो इंट्यूशन वाला क्षेत्र भी जागृत है। जैसे मैंने कहा अभी पाकिस्तान, आपने 2 लाइन को बहुत सारे उसमें फैला लिया। ऐसे ही भविष्य ज्ञान, आपके पास कोई विषय है और उसको आप भविष्य ज्ञान के आधार पर, यानी देश काल पात्र आगे पीछे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में फैला करके आप उसे भविष्य ज्ञान के रूप में बता सकते हो कि अरे भाई ऐसा लगता है कि अभी श्रीलंका बर्बाद हुआ है, पाकिस्तान में भी समस्या हो गई है और अन्य देशों में भी समस्या हो गई है, हमें लगता है कि अगले 6 महीने के बाद भारत के अंदर भी किसी प्रकार के अकाल की संभावना बन रही है। आपने भविष्य ज्ञान किया, क्यों किया? क्योंकि कुछ तो आप ग्रहों को देख रहे हो और कुछ आप परिस्थितियों को देख रहे हो कि जब सारे देशों में ये परिस्थिति आ गई है, अकाल की स्थिति आ गई है, और अगर ऐसा ही रहा और भारत ने अपने आप को थोड़ा सा भी सुरक्षित नहीं रखा, विशेष करके दान करने के मामले में, तो निश्चित है कि भारत में भी अगले जनवरी फरवरी तक ऐसी स्थिति आएगी। और ये बात मैं पढ़ाने की दृष्टि से नहीं करा, आगे की दृष्टि से भी कह रहा हूँ कि कुछ स्थिति ऐसी बिगड़ेगी, भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, क्योंकि जो देश बर्बाद हो रहे हैं, जिन देशों में परेशानी आ रही है, भारत कह रहा है हमारे यहाँ से इतने करोड़ रुपया हम आपको इसके लिए दे रहे हैं, इतना चावल आपको दे रहे हैं, इतना गेहूं दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। भाई ठीक है आप दो, लेकिन आप अपने सुरक्षा भंडारों को भी देखो। आप आटे पर टैक्स लगा रहे हो, आप तेल पर टैक्स लगा रहे हो, आप खाने पीने की चीज पर टैक्स लगा रहे हो, और जनता में 1 रुपए किलो में फ्री में गेहूं चावल आदि बेच रहे हो, मतलब बांट रहे हो। ये
ये हमारे देश को अकाल की ओर ले जाने वाली स्थिति का साक्षात उदाहरण है कि हमारी जो जो हमारा देश है जो चल रहा है वहां पर विवेक का यानी पंचम भाव का प्रयोग नहीं हो रहा, केवल चतुर्थ भाव का ही अपने सुख का प्रयोग हो रहा है। अपने सुख के तात्पर्य में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का कोई भी राजनेता हो उसके किसी भी प्रकार के सुखों में कोई कमी नहीं की जा रही, किसी भी प्रकार के उसके कोटे रद्द नहीं किए जा रहा है, लेकिन अन्य लोगों के अन्य प्रकार के कोटे रद्द किए जा रहे हैं क्योंकि साथ देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, पेट्रोल गैस आदि के दाम बढ़ाए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मंत्रणा यानी भविष्य ज्ञान और मंत्रणा की बात है कि सेक्रेटरी भी अच्छे नहीं है, और भविष्य ज्ञान ये कहता है कि अगर इसी प्रकार से परिस्थितियां चली तो हम सभी लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। मध्यम वर्ग हो सकता है, मध्यम वर्ग में से कुछ परसेंट लोग को कुछ फर्क न पड़े, लेकिन मध्यम वर्ग में जो मध्यम वर्ग की जो नीचे की कैटेगरी है उनको बहुत फर्क पड़ेगा, और जो ऊपर के हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा इसके अंदर ही एक भाव, इस एक नाम और इसका है, वो है श्रुति। श्रुति माने सुन करके ज्ञान ग्रहण करना। श्रुति कहते हैं वेदों को, और स्मृति कहते हैं पुराणों को। तो हमारे ऋषि मुनि जो ज्ञान ग्रहण करते थे वो वेदों में सुन, वेदों का ज्ञान कैसे हुआ था? अपरोषेय वेदः, वेद जो है किसी ने कहे नहीं, ब्रह्मा को वेदों का चिंतन हुआ और ब्रह्मा ने विष्णु का ध्यान करके वेदों का वाचन चालू कर दिया। इस सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा ने सबसे पहले ऋग्वेद संविधान नामक एक वेद की रचना की। ऋग्वेद हमारे पूरे ब्रह्मांड का संविधान है। ऋग्वेद में कुछ आपको ये नहीं है कि कोई विशेष बात है, पूरे ब्रह्मांड का संविधान है कि किस प्रकार से सृष्टि रची गई, सृष्टि में किस प्रकार से कौन सी चीज उत्पन्न होगी, किस प्रकार से विनिष्ट होगी, ये सारे वेद की ऋचाओं में लिखा हुआ है। सारे स्कंदों में इस प्रकार के वर्णन, अग्नि सूक्त, पवमान सूक्त, वरुण सूक्त, बहुत प्रकार के सूक्त हैं, उनके माध्यम से बताया गया है। यानी कि ऋग्वेद में संविधान की बात हुई तो ये कहाँ से आया? ब्रह्मा के मुख से निकला, और ब्रह्मा ने ऋषियों को बोला, ऋषियों ने अपने परस्पर ऋषियों को बोला, इस प्रकार से वेद सुन सुन करके एक दूसरे के पास गए, इसलिए उनका नाम है श्रुति। सुन सुन कर गए। बाद में हमारे लोगों में स्मरण करने की क्षमता कम हो गई, यानी पंचम भाव। तो अब यहाँ पर पंचम भाव श्रुति, इसलिए आपकी स्मरण क्षमता, जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सुन सुन करके ही ये बात दिमाग में फिक्स हो गई, यानी उनका पंचम भाव अच्छा है कि एक बात हमारी सर ने ये बात कही थी और ये बात ऐसे ऐसे थी। लेकिन कुछ लोगों का पंचम भाव अच्छा नहीं है, चतुर्थ भाव अच्छा है, तो उन्होंने लिख भी लिया, उसके बाद भी रटा, तब भी उनको वो बात याद नहीं है। हाँ, बात ऐसी हुई तो थी, लेकिन मैं कॉपी देख के बताता हूँ कि 24 तारीख की क्लास में क्या कहा था। इसका मतलब उनका श्रुति वाला पार्ट अच्छा नहीं है, उनका यानी स्मरण शक्ति वाला पार्ट अच्छा नहीं है, उनका स्मृति वाला पार्ट अच्छा है, यानी कि पुराण वाला पार्ट अच्छा है। और पुराण वाले पार्ट को पढ़ने के लिए दूसरा तरीका है कि जब उन्होंने देखा कि ये वेदों को लोग स्मरण नहीं कर पा रहे, उनको ध्यान नहीं रख पा रहे, तब उन्होंने पुराणों की रचना की, और पुराणों में क्या जोड़ दिया? कहानी जोड़ दी, और किसी कहानी के माध्यम से उस बात को किसी के सामने रख दिया, तब वो कहानी के रूप में व्यक्ति को, जैसे इमेजिंग कर दिया, पिक्चर बना दिया, फिल्म बना दी। ये तो आज के समय में हो रहा है, लेकिन उस समय भागवत आदि पुराण लिख दिए, विष्णु पुराण लिख दिए। पुराणों के माध्यम से लोगों को स्मरण रहे, जैसे कि मैंने अभी एक आपको चार चतवाराहा छात्रा, चार छात्रों की मैंने कथा सुनाई। अब इस रूप में आपको वो याद भी रह सकती है, क्योंकि ये कहानी यानी स्मृति। तो स्मृति के लिए पुराणों की बात हुई, तो इस प्रकार से श्रुति स्मृति इस भाव का नाम है, त्रिकोण इसका नाम है, पड़फर इसका नाम है, अपचय इसका नाम है, शुभ भाव इसका नाम है, लक्ष्मी स्थान भी इसका नाम है, और सुस्थान यानी सुंदर स्थान भी इसका नाम है। यानी पंचम भाव की बहुत सारी संज्ञाएं हैं, बहुत सारे नाम हैं। यद्यपि पंचम भाव के कारकत्व का विस्तृत विवेचन हम जब करते हैं तो मुख्य का रूप से इसमें ज्यादातर लोग संतान की बात हम करेंगे। जब संतान का विचार करेंगे तो पुत्र पुत्री, दत्तक संतान, शिष्य आदि की बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं इस भाव में, हम बात कर रहे हैं विद्या की, शिक्षा की, बुद्धि की। यानी शिक्षा के निर्धारण में पंचम भाव, बुद्धि एवं स्मरण का विचार पंचम भाव से किया जाता है। अगर जातक की बुद्धि कैसी है और उसकी स्मरण शक्ति कैसी है, ये बात आप पंचम भाव से करेंगे। विद्या का विचार करते समय हमें सेकंड, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव, एकादश भाव का भी विचार करते हैं। और
बुद्धि का विचार, अब देखिए विद्या और बुद्धि, मैं विद्या के लिए लिखा रहा हूं, विद्या का विचार द्वितीय, चतुर्थ, दशम और एकादश के लिए करना। जबकि मैंने क्या बताया था, विद्या क्या है? विद्या यानी कि आपने कहीं से सीखी है, सीखने वाली चीज। जैसे हम सामान्य उदाहरण देते हैं कि अरे यार कुछ लोग ऐसे हैं कि उनकी बहुत सारी संतानें होती हैं और वो चिंता ही नहीं करते, और बस 5-7 साल का 6 साल का बच्चा हुआ, बिठा देते हैं गाड़ी वाले के कि जाओ तुम वहाँ पे सीखो, नट बोल्ट खेलना सीख जाता है और अपनी जिंदगी चला लेता है, इंजीनियर बन जाता है। यानी उसने सीखा है, गाड़ी को कैसे सुधारते हैं उसने सीखा है। और दूसरे वाले ने इंजीनियरिंग की है, तो जो इंजीनियरिंग करने वाला है वो पंचम भाव से आया है, और जो सामान्य ऑटो वगैरह सुधारने वाले, जो जिसको हम कहते हैं टेक्नीशियन, जो जनरल वाले होते हैं, उसको हम चतुर्थ भाव से कहते हैं। उन्होंने देख देख के पेचकस चलाना सीखा है। तो यहाँ पर बात हो रही थी सेकेंड हाउस, फोर्थ हाउस। सेकेंड हाउस में भी सब देख देख के सीखता है बच्चा। छोटा बच्चा है, माँ बाप कैसे क्या कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उसके गुरुजी क्या बता रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, वहां से सीखता है। तो 2, 4, 10, 11 में हम ये बात करते हैं। लेकिन बुद्धि का विचार लग्न, चतुर्थ भाव से तथा स्मरण शक्ति का विचार लग्न और सप्तम भाव से भी किया जाता है। यानी लग्न के लिए मतलब दोनों जगह लग्न का विचार बहुत जरूरी है। तो जातक का प्रभाव, उसका क्षेत्र, उसकी प्रतिभा, उसकी लोकप्रियता, इसका विचार, जातक की परामर्श एवं मंत्रणा शक्ति का विचार हम पंचम भाव से ही करें। विचार शैली का भाव भी यही है। शिक्षा एवं मंत्रणा के संदर्भ में यह भाव वाक स्थान है। और इष्ट देव के बारे में भी जानना हो, आराधना करनी हो, हायर एजुकेशन करना हो, तो नवम भाव के साथ इसका विचार करते हैं। तब हम विशेष करके इसकी बात करते हैं। कभी कभी आकस्मिक धन लाभ आदि के लिए भी इसका विचार करते हैं, जैसे कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, इसका विचार करता है, तब भी हम इसका विचार करते हैं कि कोई MCX लगा रहा है, कोई IPL लगा रहा है। लेकिन इस पंचम भाव के सुख का विचार भी करते हैं। तो पंचम भाव को सुख कौन से भाव से मिलता है? नाइन्थ हाउस, 8वें भाव। पंचम भाव का चौथा भाव जो होगा वो उसका सुख भाव होगा। हर भाव का सुख भाव उसका चौथा भाव होता है। हर भाव का चौथा भाव उसका सुख भाव होता है। इसलिए पंचम भाव को सुख अष्टम से मिलता है। तो लेकिन अष्टम भाव चूंकि हमारा अच्छा भाव नहीं कहा गया, तब गलत तरीके से आए हुए धन के विचार के बारे में हम अष्टम को लगा सकते हैं, या अनएक्सेप्टेड लाभ के बारे में भी हम अष्टम भाव को लगा सकते हैं कि जिसके बारे में हमने सोचा नहीं हो, अकस्मात मिलने वाला। तो किसी ने टिकट लिया, जुआ खेला, सट्टा खेला, MCX लगाया, लॉटरी लगाई, या उसकी लग गई, मतलब उसकी शादी हो गई। और किससे हो गई? इकलौती लड़की से। उसके घर में कोई था ही नहीं, और उसके पिता की संपत्ति भी बहुत अलग थी। तो ऐसी जगह शादी हो जाए तो आपका आकस्मिक धन लाभ होगा कि नहीं होगा? किसी की कोई बोल नहीं रहा। हाँ भाई, उसकी अब उसका बिल तो आपका ही बिल हो गया ना, सारा आपका हो गया है। तो इस प्रकार से अष्टम भाव का भी विचार इससे करेंगे। अब हम पंचम भाव में एक और चीज लेंगे, गुरु। जब हम यहाँ पर विद्या विचार मतलब शिक्षा का निर्धारण कर रहे हैं, तो हम गुरु का विचार भी करेंगे, बृहस्पति का विचार करेंगे, क्योंकि बृहस्पति, और यहाँ पर बुध का भी विचार करेंगे। तो चतुर्थ भाव बुध है। तो बुध और गुरु के संदर्भ में हम दो जगह क्यों चीज लगा रहे हैं? क्योंकि बुध जो है वो तो आपकी तार्किक क्षमता देता है, आप में तर्क शक्ति बढ़ाता है, आपने प्रश्न करने की क्षमता बढ़ाता है। एक छोटा बच्चा है, एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न करता है, बहुत नहीं, उसे याद वाला ही नहीं रहता कि आपने क्या बोला था, लेकिन वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता है, ये चंद्रमा क्यों है, ये तारे क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। लेकिन बृहस्पति का विचार इसलिए करेंगे कि बृहस्पति जो बात सुन लेता है उसे याद रखता है। बृहस्पति हमारे दिमाग की हार्ड डिस्क है, जिसकी स्मरण शक्ति कम हो गई है, जो याद नहीं रख पाता है, मान के चलिए उसकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है या उसकी हार्ड डिस्क खराब हो गई है, यानी कि उसका बृहस्पति खराब हो गया है कुंडली के अंदर, या वो खराब फल देता है।
तो अभी हमने इतने सारे भावों की बात की, उन भावों को लगाने का है कि दूसरा भाव, या मैंने हमको सब जगह लग्न तो लगाना ही पड़ेगा। लग्न क्यों लगाना है? लग्न इसलिए लगाना है कि मैं बहुत पहले से P1 से आपसे एक बात कहता आया हूं कि शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, किसी भी धर्म के साधन का माध्यम जो है वो शरीर है। यदि शरीर अच्छा होगा तो जातक वो सब कर पाएगा जो उसे जीवन में करना है, चाहे वो विद्या अर्जन करना हो, चाहे विवाह करना हो, चाहे नौकरी करना हो, कोई भी काम उसे करना हो वो कर पाएगा। लेकिन अगर शरीर अच्छा नहीं है तब वो कैसे करेगा? तो सबसे पहले उसका लग्न अच्छा होना चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के। अब आपने देखा कि लग्न से वो डिसऑर्डर है, कुछ डिसीबल है, उसको कोई प्रॉब्लम्स है शरीर में, और अब हम कह रहे नहीं साहब ये तो डॉक्टर बन जाएगा, तो हमें उसके बारे में और ग्रहों का अध्ययन करते हुए लग्न के साथ लगाना पड़ेगा कि किस स्तर पे पहुंच सकता है, बन सकता है, ये भी बात हो सकती है, उसके अंदर ग्रह होंगे और उसका देश काल पात माने उसका पीछे से कोई सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देश काल पात्र पर निर्भर करेंगी। आप किसी की शिक्षा क्या होगी ये तो निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन उसका रोजगार वही होगा ये निर्धारण करने के लिए आपको थोड़े से उसके बैक सपोर्ट पर भी जाना पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड भी क्या इन चीजों से मिलता जुलता है, या तो वो आर्थिक संपन्न हो, या उसका राजकीय कोई संबंध हो, या उसके पिता पूर्वज माता पिता दादा दादी ससुराल पक्ष मायका पक्ष कोई ना कोई उसका उस क्षेत्र में जुड़ा हो, तब ये संभावनाएं बढ़ जाती है, इसकी प्रबलता बढ़ जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब सबसे पहले जब भी आप इस बात को करोगे तो आप सेकेंड हाउस में बैठे हुए ग्रह से, आप लग्न में बैठे हुए ग्रह, फोर्थ में बैठे हुए ग्रह, इनका अध्ययन भी करो। अगर इसमें ये सब ग्रह बैठते हैं तो ये क्या फल देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात भी मालूम होना चाहिए कि अगर मान लो सूर्य लग्न में बैठ जाए तो जातक के अंदर किस प्रकार की प्रवृत्ति देता है। अगर सूर्य पंचम भाव में बैठा हो तो वो क्या कर सकता है, ऐसी कौन सी चीजें कुछ घटा सकता है या कुछ बढ़ा सकता है। तो आपको अगर शॉर्ट में लिखना है कि पंचम भाव में सूर्य अच्छा होता है कि खराब, तब आप अगर संतान के संदर्भ में विचार करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि अच्छा नहीं होता। लेकिन आप अगर शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि अच्छा होता है, क्योंकि दोनों संदर्भ अलग अलग हैं। जहाँ हम संतान की बात करते हैं वहां पर संतान सुख की बात होती है, और पंचम भाव में यदि उग्र की आ जाए, उग्रता आ जाए, यानी कि मेलेफिक ग्रह आ जाए, मेलेफिक राशि मेलेफिक ग्रह, तो कहीं ना कहीं संभावना होगी कि संतान को कोई कष्ट हो सकता है। लेकिन अगर बेनिफिक आ जाएगा तो ठीक। और संग में अगर हम ये देखें कि पंचम भाव में हम शिक्षा के निर्धारण में, तो वहां पर ऊर्जा बहुत चाहिए, तो वहां पर अगर सूर्य भी मिल जाता है तो अच्छी बात है, यानी कि उसकी पढ़ाई के संदर्भ में इस बात को हम अच्छा कह सकते हैं। कारण क्या है कि पंचम भाव में काल पुरुष की जो राशि आएगी वो कौन सी आएगी? सिंह राशि। सिंह राशि आएगी, और सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, तो अपनी राशि में बैठ करके जातक को शिक्षा के विषय में या विद्या के विषय में वो राज तुल्य शिक्षा देगा, यानी कि उसे अच्छा बनाएगा। लेकिन एक राजा जब वो राज तुल्य हो जाता है या जब उसकी शिक्षा अच्छी हो जाती है तो वो अपने संतान से दूर हो जाता है, तो संतान के संदर्भ में वहां पर सूर्य अच्छा नहीं होता। और बहुत सारे प्रकरणों में आप जब देखोगे, चाहे सूर्य शनि की बात कर लो या बहुत, अब ये बात कितने परसेंट सही होगी कि संतान के संदर्भ में वो अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको जो आपने पिछली पढ़ाई की है वो सब इसमें लगानी पड़ेगी। कि वो पहली बात तो सूर्य सिंह राशि में है तो कितने अंश का है, कौन से नमाज में गया है, कौन से देश काल में गया है, बहुत सारी कुछ फैक्टर्स उसमें लगाने पड़ेंगे, वो आप देखते जाएंगे। अगर वो स्मूथ हो रहा है, मतलब सरल हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, या कि कहो कि कॉमन हो रहा है, इसका फिर संतान के संदर्भ में दिक्कत नहीं। लेकिन और हार्ड होता जा रहा है तो निश्चित है वो संतान के संदर्भ में अच्छा नहीं हो रहा है और शिक्षा के संदर्भ में अच्छा हो रहा है। तो ऐसी चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी। अगर हम पंचम भाव, अभी मैं आज पंचम भाव इसलिए कर रहा हूँ कि हमने पंचम भाव से शिक्षा की शुरुआत की है, हालांकि इसमें हम सेकेंड भाव की भी बात करेंगे, फोर्थ की भी करेंगे। अगर हम पंचम भाव में चंद्रमा को देखें तो क्या कहेगा, चंद्रमा क्या करता है, पंचम भाव में चंद्रमा कैसा होता है?
बता सकते हैं पंचम भाव में संतान सॉरी चंद्रमा कैसा हो सकता है? चंद्रमा अच्छा होना चाहिए तो गुरु जी। बिल्कुल इसके पंचम भाव में पंचम भाव में चंद्रमा अच्छा रहता है गुरु जी, और बुद्धि के लिए भी अच्छा, मन हाँ, लगा रहेगा। पंचम भाव में चंद्रमा अच्छा होता है क्योंकि पंचम भाव, अभी हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, प्रतिभा के बारे में भी पढ़ा, और मैंने एक चीज इसमें छुपाई जैसे कि वो लव अफेयर के बारे में भी उसको पढ़ा, रोमांस के बारे में भी पढ़ा। ये चीजें पंचम भाव से गिरना होती है, प्रणय भाव भी, यानी कि तो पंचम भाव में चंद्रमा जो होता है वो बुद्धि की स्पष्टता, दिमाग की स्पष्टता और बच्चों से सुख, क्योंकि मैंने बोला था कि वहां पर अगर सॉफ्ट कॉर्नर है तो बच्चों के संदर्भ में बहुत अच्छा है। तो ऐसी चीजें पंचम भाव में बैठा होगा तो ईमानदार, विश्वासी, विद्वान, विनम्र, ईश्वर से डरने वाला, ऐसी बहुत सारी अच्छी चीजें उसके अंदर, अच्छी खूबियां होंगी, लोगों से अच्छे संबंध रखने वाला, ये चीजें आप पंचम भाव में देख सकते हैं। अब आप एक और ग्रह पंचम भाव में ले लो, जो चंद्रमा के बाद कौन सा ग्रह आता है? मंगल। तो पंचम भाव में मंगल कैसे फल देगा? पंचम भाव में मंगल के फल क्या होने चाहिए? मंगल कैसे फल दे सकता है? मंगल उग्र है, क्रूर है, पर सूर्य का, बृहस्पति जो पांचवें कारक है, दोनों का मित्र है, तो इसलिए नुकसान तो नहीं देना चाहिए, पर बताते ऐसे ही है कि अबॉर्शन में देता है। अभी हम दो परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, एक संतान के परिप्रेक्ष्य में और एक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अगर मंगल को पंचम भाव में देखेंगे तो वो अच्छा है, लेकिन अगर संतान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। मैंने अभी बोल दिया आपको कि वहां पर अगर सॉफ्ट ग्रह है, सॉफ्ट बात हो रही है, तो संतान के परिप्रेक्ष्य में, जैसे चंद्रमा वहां अच्छा है संतान की दृष्टि से, लेकिन सूर्य अच्छा नहीं। सूर्य शिक्षा की दृष्टि से अच्छा है, संतान की दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसका मतलब चंद्रमा संतान की दृष्टि से अच्छा है लेकिन शिक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जब वहां पर होगा वो ठीक है कि दिमाग स्पष्टता होगी, लेकिन जहां तक वो ज्यादा सुखों की अभिलाषा होगी, ज्यादातर वो अपने मातृत्व के कारण, माता के सुख कहना, और जब कहते हैं बहुत कम बच्चे होते हैं कि सुखों में रहने के बाद भी वो शिक्षाएं लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, लेकिन कुछ बच्चे सुखों में ज्यादा रहने के बाद भटक जाते हैं, उनको सारी सुविधा मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो पंचम भाव में प्रणय भाव भी जाग जाता है। अभी आप में से कितने लोग हैं जो कुछ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? उनमें से मैं समझता हूँ जयलक्ष्मी जी हैं और धर्मेंद्र जी। डॉक्टर डीके प्रजापति जी आपका चालू हो गया क्या? जी गुरु जी, हो गया। हो गया। तो आप देखना हो गया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप देखना कि आपके पास 2004 और 5 की कुंडली आ रही है और उसमें वो बच्चा कहता है या बच्ची कहती है कि मेरी शादी कब होगी और इससे होगी कि नहीं होगी। हाँ हाँ गुरुजी, 2008 ये गुरु जी आ रही 2010 है। की भी आ रही है, 12 साल की भी बच्चा आप आ रही है। सोचिए 2002, 3, 4 का बच्चा, 5 का बच्चा आपसे पूछ रहा है, जिसकी उम्र अभी 17-18 साल है, इसका मतलब उसको घर से मिल रही है, पंचम भाव उसका जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा या शुक्र के साथ जुड़ गया है, तो वो पढ़ाई के साथ भटक करके और इस बात के लिए आपसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन कर रहा है कि मेरी इससे होगी कि नहीं और कैसे होगी, मेरे को उपाय बता दो। और आप तो उपाय बताओ, जल्दी से उपाय बताओ, होगी कि नहीं, आप ये वाली बात बताओ बस, होगी कि नहीं। आप बोल रहे हो कि ये ऐसा नहीं, मुझे ये कुछ नहीं सुनना, आपको कुछ नहीं आता, ये और कह देगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वहां पर अगर सॉफ्ट ग्रह बैठा है तो विद्या की दृष्टि से अच्छा नहीं है, और अगर हार्ड ग्रह बैठा है तो वो विद्या की दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव में हार्डनेस होने से जातक के अंदर जो सामान्य जो एक सुख की बात है वो नहीं आएगी। विद्यार्थी चेत कुतो सुखम, ऐसा आपने पढ़ा होगा है। अगर विद्यार्थी है तो उसको सुख की क्या अभिलाषा है और उसको काय का सुख, अगर वो सुख की बात करता है तो फिर वो विद्यार्जन नहीं कर सकता। और हम अभी कौन से संदर्भ में पढ़ रहे हैं आज? अब संदर्भ पढ़ रहे हैं कि विद्या के संदर्भ में, क्या हम विद्यार्जन में क्या देखे, कैसे देखे। तो आप देखना मंगल विद्या की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से तो वहां पर अच्छा होगा, बल्कि मंगल किस विद्या का कारक है अभी हम धीरे धीरे वो भी पढ़ेंगे कि सूर्य कौन सी विद्या देगा, चंद्रमा कौन सी देगा, मंगल कौन सी देगा। मंगल का संबंध ज्यादातर ऊर्जा से है, तो जो भी विद्या ऊर्जा के लिए उपयोग होती है उसका संदर्भ उससे आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी है, पुलिस है, सेना है, नेवी है, आर्मी है, मतलब वाद विवाद है,
गणित, विशेष करके गणित है, गणित की विद्या, तलवार चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना, बंदूक चलाना, ऐसी बहुत सारी विद्याएं। अब आप उसको पढ़ाई की दृष्टि से रखोगे तो आप उधर रख लीजिए, अगर आप अभ्यास की दृष्टि से रखोगे तो आप बाण चलाना, तलवार चलाना इस दृष्टि से रख लेंगे, तो ये आप मंगल को वहां पर उसमें रख सकते हैं। बुध भी गणित का कारक है। अब अगला मान लो पंचम भाव में बुध बैठे हो, तब जातक के साथ क्या हो सकता है और जातक का स्वभाव कैसा होगा, इस बारे में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि पंचम भाव में बुध शिक्षा के संदर्भ में कैसा होगा। कोई नहीं बोलेगा। शिक्षा के संबंध में गुरु जी अच्छा होगा, बस तृतीय का तृतीय हो गया। पंचम भाव में बैठ करके बुध जो है गुरु जी तीव्र बुद्धि देता है, तीव्र बुद्धि। हाँ, तीव्र बुद्धि देता है, और बिल्कुल, और बुध क्षेत्र में जो है उसको ज्ञान देता है। बहुत बढ़िया, बुध वाणी का कारक भी है, तो सूर्य बुध की राशि में, हाँ, तो उसकी वाणी क्षमता अच्छी हो जाएगी, तो विद्या का कौशल अच्छा हो जाएगा, और बहुत प्रकार के, मतलब उसको पंचम भाव में बुध को अच्छा कहा गया विद्या की दृष्टि से, क्योंकि अभी हमने दो कारक लिए थे विद्या के लिए, बुध और गुरु। तो यहाँ पर बुध का संबंध यदि पंचम भाव से बन रहा है, इसका मतलब शिक्षा की दृष्टि से अच्छा है। हालांकि संतान दृष्टि से भी अच्छा है, लेकिन संतान की दृष्टि में बुध यदि पंचम भाव में हो तो प्रथम गर्भ के नष्ट होने की संभावना होती है, जातक का प्रथम गर्भ नष्ट हो सकता है, ऐसा भी कहते हैं। अगर पंचम भाव में बुध बैठा हो तो उसके मामा को प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मामा को गंडमाला रोग यानी कि गले के रोग हो सकते हैं, उसके मामा को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि मामा को प्रॉब्लम पंचम भाव के बुध से क्यों हो रही है, तो गुरु जी वो रोग का स्वामी छठे भाव का कारक है। हाँ, क्योंकि छठा भाव मामा का है और वो मामा के भाव से 12वां पहुंच गया, और बुध मामा का कारक भी। आपने जो बात लगाई उसमें ये बात भी लगाइए कि छठा भाव मामा का भी कारक है, छठा और मामा और छठे भाव का कारक बुध भी है, और मामा का कारक भी बुध, वो अपने भाव से 12 हो गया, इसीलिए मामा को कष्ट हो सकता है। और प्रथम गर्भ के नष्ट होने की बात भी बुध के कारण है, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है, तो कोई भी सुख वो आसानी से नहीं मिलेगा, वो अपने ही जन्म पर सबसे ज्यादा रोता है कि मेरा जन्म जिस प्रकार से हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और का जन्म इस प्रकार से हो। तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं पंचम भाव के बुध की होती है। हम दोनों तरह से देख रहे हैं, लेकिन शिक्षा के निर्धारण में बुध पंचम भाव में बहुत अच्छा है। हम बात कर रहे हैं पंचम भाव में बृहस्पति कैसे फल दे सकता है और वहां पर क्या उसका निर्धारण रहेगा, क्या बताएगा पंचम भाव में गुरु। तो गुरु के लिए शिक्षा के निर्धारण में क्या बात करोगे आप, कैसा है? शिक्षा के निर्धारण में तो गुरु जी अच्छा है, बट बिल्कुल पुत्र के निर्धारण में भाव कार को भाव नाशा लगाएगा। बिल्कुल, कार को भाव नाशा है संतान के संदर्भ में, विशेष करके कई बार तो पंचम भाव में संतान गुरु बैठा हो तो संतान होती ही नहीं, और होती है तो बड़ी समस्याओं से होती है। हालांकि मैंने अभी आपको शुरू में बोला है कि कोई ग्रह बैठा है तो हम केवल अभी एक एक दो टॉपिक पकड़ रहे हैं, लेकिन संघ में हमको वो देखना है कि वो उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, नवांश में कहाँ है, दृष्टिकाल में कहाँ है, कितने अंशों का है, ये सारी चीजें जो अभी तक आप सीखते आए हो, षडबल की स्ट्रेंथ, अष्टक बल की स्ट्रेंथ सारी लगाएंगे। मैं केवल पर्टिकुलर उस पॉइंट पर फोकस कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले वो चीजें तो नहीं दिखती, आपको सबसे पहले पंचम भाव दिखता है, पंचम भाव में राशि दिखती है, पंचम भाव में ग्रह दिखता है। तो जो ग्रह दिख रहा है उस ग्रह के आधार पर आप जब बोल सकते हैं तो आपके सामने पहला पॉइंट ये आएगा। अगर ये पॉइंट आपका डिस्फ्यूज होता है कि लगता है कि नहीं नहीं ये तो नहीं है, ये तो आप कह रहे हो तो ऐसा तो हमारे साथ नहीं हुआ, तब आपको उसके अंदर एक्सरे रिपोर्ट में जाना पड़ेगा कि भाई इसका नौमांस क्या कह रहा है, इसका दृष्टिकांड क्या कह रहा है। तो पंचम भाव में बृहस्पति भी शिक्षा के निर्धारण में अच्छा होता है, जहाँ तक की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, और यहाँ तक कि वो विदेश के संदर्भ में भी अच्छा माना गया है। लेकिन संतान के विषय में पंचम भाव अच्छा नहीं है, जो अभी आपने बोला। पंचम भाव में शुक्र यदि हो तो कैसे फल दे सकता है? कन्या के लिए तो ज्यादा अच्छा है, अभी आपने बोला था ऐसे।
संतान के लिए अच्छा है। अच्छा नहीं और है, हाँ, अच्छा है। नहीं है। संतान के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, प्रणय संबंध के लिए अच्छा है, लेकिन रुकावट होती है। शिक्षा के संदर्भ में वो कुछ विचलन उत्पन्न कर सकता है, कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि देखिए कई बार बहुत कम होता है। हमारे पहले के समय में लोग ज्यादा नहीं पढ़ते थे, आपने देखा होगा, और आज के समय में लोग ज्यादा पढ़ते हैं। पहले के लोगों में ज्यादा पढ़ने वाले लोग कुछ हुआ करते थे। जैसे 10 लोग हैं, 10 में से 2 लोग या 1 व्यक्ति होता था जो बाद में पढ़ता था। कारण क्या था? हमारे पहले के समय में शादी जल्दी हो जाती थी, सप्तम भाव जल्दी जागृत हो जाता। अब सप्तम भाव जागृत हो गया तो जातक 2 चीजों में फंस जाता था, एक स्त्री के सुख में, दूसरा अपने, जब उसका परिवार बस गया है तो उसके कमाने के निमित्त नौकरी करना या कृषि खेती करना, तो उसे यही चिंता रहती थी कि मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ धनार्जन करना है, तो क्यों ना मैं जितनी देर किताब पढ़ूंगा उतनी देर में वहां पर मैं खेती करके भी कुछ अर्जन करके लाऊंगा या कुछ काम करके अर्जन करके लाऊंगा, तो उसकी विद्या रुक जाए। तो जब जब सप्तम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, या कहो कि शुक्र जैसा ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा या चंद्रमा एक्टिवेट हो जाएगा, तो शिक्षा रुक सकती है, शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। लेकिन उसके साथ ही उसके संदर्भ में भी कोई दूसरा ग्रह एक्टिवेट हो जाए और ये बहुत ज्यादा बली ना हो, इसकी पावर कम हो, इसकी क्षमता कम हो, जैसा कि मैंने षडवाल आदि बताया था, उस स्ट्रेंथ के आधार पर अगर इसकी क्षमता कम हो तो निश्चित ही है कि जहाँ तक पुनः पढ़ाई भी कर सकता है, कि शादी हो गई और शादी के बाद उसने 2 साल बाद अचानक फिर पढ़ाई चालू की और बाद में वो एक अच्छी हायर एजुकेशन तक चला गया। इसका मतलब उसका पंचम भाव सप्तम भाव एक्टिवेट तो हुआ था, लेकिन पुनः पंचम भाव या गुरु या बुध की दशा उसको मिल गई, वो ट्रांजिट भी ऐसा मिल गया कि वो वापस अपनी शिक्षा के लिए चला गया। जैसे हम में से भी कुछ लोग हो सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी परीक्षा पढ़ाई मान लो अगर 12th तक ही या BA तक हुई और किसी कारणवश उसकी शिक्षा रुक गई और वो अपने काम धंधे व्यवसाय या घरेलू आवश्यकताओं के कारण उसमें लग गया, लेकिन जब उसकी उम्र 50 साल की हुई और उसे लगा कि मुझे फिर से पढ़ना चाहिए, तो उसने फिर से पढ़ाई चालू की और अब वो व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ रहा है। इसका मतलब उसकी कोई ग्रह दशा ट्रांजिट कोई एक्टिवेट हो गया और उसका सप्तम भाव कमजोर हो गई, पंचम भाव बली हो गया, तो फिर वो शिक्षा के लिए जा रहा है। तो जब आपसे वही पूछता है कि क्या मेरी पढ़ाई और बढ़ेगी, मैं इसके आगे की पढ़ाई कर सकता हूँ क्या, आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, मेरी शादी होने वाली है, सर में ये भी क्वेश्चन लग रहा है कि मैं आगे पढ़ सकता हूँ क्या, मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, नौकरी करूँ कि शिक्षा लूँ, तो आपको वहां पर देखना है कि दसम बली हो रहा है या दसम सप्तम बली हो रहा है या पंचम बली हो रहा है। अगर उसका गुरु बुध और पंचम बली हो रहा है तो इसका मतलब अभी शिक्षा उसकी है, पंचम नवम बली हो रहा है तो इसका मतलब शिक्षा अभी है। लेकिन अगर उसका सप्तम एक्टिवेट हो रहा है, शुक्र एक्टिवेट हो रहा है, चंद्रमा एक्टिवेट हो रहा है, दसम भाव एक्टिवेट हो रहा है, बुध एक्टिवेट हो रहा है, इसका मतलब शिक्षा नहीं है। अब ये 99 के घेर में पड़ने वाला है या ये सप्तम भाव यानी कि शुक्र के घेर में, यानी कि अपने प्रणय संबंध आदि के चक्कर में फंसने वाला है और इसकी शिक्षा यहाँ पर व्यवधान लाएगी, रुकेगी। तो हम यही कहेंगे कि बेटा तुम नौकरी करो, अभी शिक्षा को रुक जाओ और अब तुम्हारी शिक्षा लोगे तो तुम्हें पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो आपको उसके संदर्भ में लगानी पड़ेगी। हाँ, अगर हम देखें इसके पंचम भाव में शनि हो तो कैसा होगा, किसी बताइए, किसी के पंचम भाव में शनि कैसा होगा? पढ़ाई में विलम्ब गुरुजी, पढ़ाई में विलम्ब कर देते गुरुजी। बिल्कुल, पंचम भाव में बैठे हुए शनि एक्चुअल में देखा जाए तो काल पुरुष की राशि, उसकी राशि शत्रु राशि है, सिंह राशि में वो बैठ जाएगा तो वो शत्रु राशि में चला जाएगा। और अगर हम दूसरे संदर्भ में देखें तो वो अपने दसम भाव से षडाष्टक बनाएगा, क्योंकि दसम भाव में उसकी मकर राशि पड़ी है, तो वहां उसकी बुद्धि जो है एक कपटी बुद्धि के रूप में प्रकट होगी, यानी कि वो धन तो अर्जन करेगा लेकिन उसकी बुद्धि जो है वो गलत तरीके से कमाने के लिए प्रेरित करेगी और वो हो सकता है शिक्षा ग्रहण ना करे या शिक्षा ग्रहण करे तो शिक्षा भी गलत तरीके से ग्रहण कर ले कि भाई तुमको मार्कशीट देनी पड़ेगी मुझे, तुम कैसे नहीं दोगे। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि टीचर के पास बंदूक लेके पहुंच जाते हैं, हमें पास कैसे नहीं करोगे, ये हमारे नंबर कैसे नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। तो ये पंचम भाव में कहीं ना कहीं शनि का प्रकाश आएगा, तो इस प्रकार की बात यानी दुष्ट बुद्धि वाला, दुष्ट मस्तिष्क वाला हो सकता है। और उसका केवल शिक्षा के निर्धारण में दिक्कत नहीं, उसके
विवाह निर्धारण में या विवाह संदर्भ में भी वो परेशान करेगा, क्योंकि दोनों जगह, क्योंकि शनि के दुष्प्रभाव वहां पर देखने को मिलेंगे। जैसा आपने बोला साहू मैडम की, वो डिले करेगा, तो बिल्कुल शनि वहां पर डिले की ओर संकेत करेगा। अब हम पंचम भाव में राहु की बात करें, तो राहु अगर पंचम भाव में हो तो संतान के संदर्भ में क्या फल दे सकता है? अच्छा होगा या खराब, बस इतना बता दो। भ्रमित करेगा, खराब। भ्रमित करेगा। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु की, हाँ, पंचम भाव में बैठा हुआ राहु की विद्या में रुकावटें उत्पन्न कर सकता है। ज्यादातर उसकी अगर दशा वगैरह आ गई, गोचर आ गया, तो विशेष करके कर देगा। अच्छा, कोई भी ग्रह वहां बैठा है तो वो एक्टिवेट कब होता है, उसके लिए जो पेपर आपने दशा गोचर पढ़ा हुआ है वो वहां पर आपको लगाना ही है हमेशा, क्योंकि आप उसके बगैर इस फल को, हम केवल वहां पर देख रहे हैं पंचम में राहु है, लेकिन वो कब बिगाड़ेगा, क्या बिगाड़ेगा, उस समय कौन सी दशा चलेगी, उस समय उसकी उम्र क्या होगी, जब जब राहु वहां से ट्रांजिट करेगा, जब राहु वहां से निकलेगा, उस भाव से निकलेगा या दशा के संदर्भ में आएगा, तब हम, तो उस समय शिक्षा का अगर काल चल रहा है तो हम शिक्षा के संदर्भ में कह सकते हैं कि ये राहु यहाँ पर उसको भटका देगा और शिक्षा के संदर्भ में ये अच्छा नहीं। पंचम में बैठा हुआ राहु संतान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर भी कहेंगे कि अगर राहु का कोई ट्रांजिट वगैरह वहां पर उस समय चल रहा है तो निश्चित ही है कि संतान आसानी से नहीं होगी और लगभग 1 या 2 अवर्षण हो जाएंगे, संतान बिगड़ जाएगी, तो यानी गर्भ नष्ट हो सकते हैं। ये राहु वहां पर कराता है और ऐसी बहुत सारी कुंडलियां देखने में आती हैं। और कई बार हम लोग ऐसा देखने के बाद जब हमको बहुत ज्यादा 90% तक ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये हो रहा है, तो हम पूछते हैं कि आपकी पहली संतान नष्ट हो गई थी या कुछ ऐसा कुछ हुआ था, तो 10 में से 9 लोग यस करके जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। यानी कि हम लोग सब लोग प्रैक्टिकली भी उस बात को देखें। आप यहाँ पढ़ रहे हो, आप इन सब चीजों को प्रैक्टिकली लगाओ, और प्रैक्टिकली लगाने के लिए आपके पास जो कुंडलियां आती हैं नॉर्मल रूप से, उनके ऊपर भी आप ये पूछो क्या आपके साथ ऐसा हुआ था, तो आप था थे लगा देंगे, तो आप उससे आपको सकारात्मक नकारात्मक जवाब मिल जाएगा। अगर आपको सकारात्मक जैसा आप चाहते हैं वैसा जवाब नहीं मिला तो आप उसके ऊपर स्टार लगा कर रखिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो आप उसको राइट लगाइए कि ऐसा हुआ और देखा था और ऐसा आपने 10 जगह देखा। अब आप सोचते होंगे तो कुछ लोग तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं तो उनके पास तो रोज कुंडलियां आ रही हैं, तो ऐसी कुंडलियों को अपने रजिस्टर में रखो, उनसे इस प्रकार की बातें पूछ करके या उन्होंने जो बात पूछी है उसके संदर्भ में उनके अनुमान लगा करके आप रख लो, या जनरली आपके पास आप सामान्य रूप से प्रेडिक्शन करना चालू कर दो कि भाई ठीक है आपको कुंडली दिखा रही है तो आप हमें छोड़ दो, 1-2 दिन बाद हम आपको देख के देंगे। अभी हम लर्न में हैं, जैसा कि कल आपसे भावना मैडम ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपके साथ मिलकर पढ़ूंगी और पढ़ाऊंगी, तो आप भी उनके साथ कह दीजिए कि आप 2 दिन के लिए कुंडली हमें दे दीजिए, हम उसमें जो जो आपके प्रश्न हैं उनके बारे में बताएंगे, और उसमें आप जहां आपको संशय लग रहा है वहां पे मार्क लगा दीजिए कि ये हो सकता है, ये हुआ है क्या, तो उससे उसकी स्पष्टता से आपके क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये उसमें, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, फिर आप उसकी डायग्नोस में जाओ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी डिग्री क्या है, डिविजनल चार्ट में उसकी क्या पोजीशन आ रही है, विंसोबर्ग बल में क्या आ रहा है, स्टकवर्थ के हिसाब से क्या है, जो जो आपने अभी तक के पिछले प्रवीण 1, 2 और विशारद 1 में पढ़ा है उस सबका उसके अंदर प्रयोग करना। देखिए मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूँ, आप जिस जगह पर पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र में एक नॉर्मल बात बताऊंगा, जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा पहली बार में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे इसकी जांच करानी चाहिए, इसके डिविजनल चार्ट में जाना चाहिए, मुझे इसके और भी चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन सेकेंड बार में जब वो आपके पहले वाले डायग्नोस से ठीक नहीं होता है तब आप कहेंगे कि नहीं अब इसका डिविजनल चार्ट क्या कह रहा है, सर्वल क्या कह रहा है, बहुत सारी चीज़ें। क्यों? आप किसी चिकित्सक के पास जाइए, चिकित्सक जो आपकी चिकित्सा करते हैं वो उस समय के मौसम को पढ़ते हुए कि इस समय ये वायरल चल रहे हैं, इस समय इस प्रकार के इन्फेक्शन चल रहे हैं, इस समय की ये परेशानियां चल रही हैं, तो वो आपका हाथ पकड़ते और आपके लक्षण पूछते हैं कि आपको क्या हो रहा है, खांसी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपको 2-3 टैबलेट और उस समय प्रयोग होने वाला एंटीबायोटिक लिख देते हैं कि आप इसे पढ़िए और 3 दिन तक खाइए, फिर हमें बताइए। तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का डोज देते हैं। अगर आप 3, 5, 7 दिन में ठीक नहीं होते तब आपसे वो कहते हैं कि एक काम करिए, अब ये वाला एक्सरा करा लीजिए, ये वाली ब्लड जांच करा लीजिए। हालांकि आप कुछ डॉक्टरों ने तो सिद्धांत ही बना दिया है कि जैसे आया तो 3 दिन की दवाई के साथ लिख देते कि अगली बार आओ तो जांच लेके आए।
लेकिन मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अब कुछ लोग आज भी ऐसे हैं कि पहले 3 दिन ये खा लो, अगर फिर नहीं होगा तो तीसरे दिन जांच कराएंगे। हमारा भी वही सिद्धांत होगा। हम D1 चार्ट और D9 चार्ट के आधार पर, दशा गोचर आदि के आधार पर, योग दशा फल योग पर जो अभी पढ़ रहे हैं, भाव में बैठे हुए ग्रह, जो हमारे पास अभी तक की डॉक्यूमेंट्री है उस सबका अनुमान लगा करके उसको पहली बार में यही रिजल्ट देंगे, आपका ये है और ये होना चाहिए। लेकिन अगर वो रिजल्ट उस तारतम्य में नहीं खाता है तब फिर हमें उसकी गहराई में जाना ही पड़ेगा। तब हम ये आगे की जो गहराई है, जितने जो आपने प्रवीण 1, 2, 3 से पढ़ते आए हैं, उन सब गहराइयों का क्रमवार प्रयोग करना है। और अभी पढ़ाई में तो आपको ये सारा करना ही है, क्योंकि ये फाइल जो बनानी है उसमें आपको क्रिटिकल वाली ही फाइल बनानी है, आपको सरल वाली नहीं बनानी। सरल तो आप P1 से सीखते आए, लेकिन मैं सामान्य फलादेश की दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि आप जब सामान्य, क्योंकि कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म पे ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर कोई आपसे बहुत सारी बात पूछना चाहता है, आप कैसे बताएंगे? तो 4 मिनट में बताने का तरीका यही है कि इस समय वायरल कौन सा चल रहा है। तो इस समय वायरल चल रहा है कि हर बच्चा हर बच्ची किसी ना किसी रिलेशनशिप में जा रहा है, ये वायरल हो गया है और 70% लोग इस प्रकार के हैं। तो जब आपके सामने ये कुंडली आ रही है, उस प्रकार के क्वेश्चन लग रहा है, तो आप मान के चलिए 70% तो ये यहाँ पर घटना घट रही है कि आपके साथ ये है, और वो आपसे कहेगा यस। तो जब यस कहेगा, या बहुत सारे लोगों को इस समय अभी का जो मौसम है, खांसी हो रही होगी या उनको वायरल हो रहा होगा, बुखार आ रहा होगा, क्योंकि इस समय का जो मौसम है वो खराब है। तो हम बहुत सारी चीजें देश काल पात्र मौसम आदि को देख करके, महंगाई को देख करके, रोजगार की समस्या चल रही है, तो ज्यादातर लोग आपके पास जब आएंगे तो आप कहेंगे आप नौकरी से परेशान हैं, आप रोजगार से परेशान हैं, आपका काम धंधा नहीं चल रहा है। क्योंकि आप उठा लीजिए, सरकारी तंत्र को छोड़ दीजिए, जिनका गवर्नमेंट से जुड़ा हुए तंत्र होगा वो छोड़ दीजिए, जो प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे स्तर पे पहले से सेटल्ड हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो प्राइवेट में सर्व कर रहे हैं उनको बाहर निकाल लाइए। उनमें से कुछ लोग आपके पास 10 में से 8 कुंडली वाले यही कहेंगे मैं जॉब चेंज कब कर सकता हूँ, बिल्कुल जॉब में प्रमोशन कब मिलेगा, इंक्रीमेंट कब मिलेगा। क्यों? आज के समय में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है। रोजगार खोलने वाला, चाहे वो ठेले वाला हो, दुकान वाला हो, कोई भी हो, आपके सामने यही क्वेश्चन लेके आएगा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रही है। यहाँ तक कि पढ़ाने वाला भी कहेगा मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं। तो ये परेशानी आई कहाँ से है? ये पहले तो थी नहीं, किताब में तो लिखी नहीं थी। इसके लिए आपको अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा कि हमारे वर्तमान समाज में क्या चल रहा है और लोग इस समय क्या फेस कर रहे हैं। यदि आप इस चीज का प्रयोग करते हैं तो आपका खुद का पंचम भाव अच्छा है और आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए, संतुलन रखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को भापते हुए उसके फलादेश के कथन में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। आज इसके साथ मैं अपनी क्लास को विराम दूंगा। मेरे बीच में किशोर जी आए होंगे, तो किशोर सर आप हो तो प्रकट हो जाए। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति। आप म्यूट हो गए गुरुजी, म्यूट हो गए। हाँ, जय गणपति। मैंने कहा मैं दूसरी क्लास में जा रहा हूँ, तो आप संभालें। बिल्कुल। और आपके बीच किशोर चतुर्वेदी सर आ गए, जो कि आपके पहले से फेवरेट हैं, और इस बार वो मैथनी है, मेट्रोलॉजी पढ़ाएंगे आपको। तो किशोर सर आज आपको उसका इंट्रोडक्शन के साथ बताएंगे। जय गणपति। जय गणपति गुरु जी। जय गणपति।